जैसे जैसे हमारी लाइफ मोर एंड मोर डिजिटल होती जा रही है, मीम्स आर टेकिंग द इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर पर्सनल एंड पब्लिक कन्वर्सेशन. दे आर द बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन बी अंडरस्टूड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. मीम्स कोई नॉर्मल इंटरनेट ट्रेंड नहीं है जो आता है और चला जाता है. इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इंटरनेट कल्चर विच फुलफिल्स इंटरनेट बाय इट्स प्रेजेंस. नो वंडर व्हाई पीपल आर सो मच obsessed about it, why it is on the verge of becoming an entire profession for the netizens, why the biggest individual creator of the world does meme reviews for a living. These are not just ordinary things. The fact that memes have started affecting our day-to-day conversation indicates that there is some sort of a more sophisticated machinery working behind their propagation. So when I was in my primary school, we did an activity called Chinese Whispers. इसमें टीचर फर्स्ट बेंच पे बैठे स्टूडेंट को एक सेंटेंस बोलती है जिसे उसे सीक्रेटली अपने पीछे वाले स्टूडेंट को बोलना होता है और फिर उसे अपने पीछे वाले स्टूडेंट को. And the goal was to see कि जब वो सेंटेंस लास्ट बेंच पे बैठे स्टूडेंट के पास जाएगा तो क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे. And as expected, when teacher asked the last student to say the sentence loudly, it was a totally different sentence. And for me, it was a prime example that how evolution, mutation, and change happens in a society, which fortunately also differentiates humans from being a robot. क्योंकि अगर ह्यूमंस को फ्री छोड़ दिया जाए तो हम चाहते हुए भी सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट और हमारा खुद का नेचर एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है. It always wants to add something new in it. Another interesting human tendency is that हम चाहते हुए भी कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने से अपने आप को रोक नहीं पाते. You heard something from someone, you want to tell it to everyone. You got any idea or thought, you want to express it through any medium. क्योंकि हम हमेशा से यही करते आए हैं. Back then in caves, on stones, on ground, and now on paper, television, and internet. And if you think that today it is happening only because we have internet which connects every single one of us, or we have a language which is globally understandable, then you might be at the wrong side. The reason why social media companies are having this tremendous growth unlike anything else is because they are waging on the human nature. Humans have this natural tendency to continuously propagate any idea, information, or thought from one person to another. Or should I say in Richard Dawkins' terms that it is the ideas themselves which propagates and mutates using human mind as their reliable vehicle. हमेशा से बायोलॉजी का ये मानना था कि किसी इंडिविजुअल क्रिएचर, फैमिली, ग्रुप या स्पीसीज का इस अर्थ पे कंटिन्यूअस सर्वाइवल या रेलेवेंस नेचुरल सिलेक्शन डिसाइड करता है. That it is the natural selection which modifies the behavior and brings physiological changes in species to help them survive in their surrounding environment for centuries and millennia. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, रिचर्ड डॉकिंस 1976 में पब्लिश हुई अपनी बुक द सेल्फिश जीन में ये कहते हैं कि इट इज द जीन जो अपनी इमोर्टैलिटी के लिए किसी इंडिविजुअल, फैमिली या स्पीसीज को एज ए व्हीकल यूज करता है. इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करता. इट जस्ट मीन्स दैट हर लिविंग थिंग का एवरी बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर उसके जीन्स के सर्वाइवल के लिए होता है, जिसे डॉकिंस ने मेटाफोरिकली सेल्फिश बोला है. बट बिलीव मी, दिस इजंट द वीडियो अबाउट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. द थिंग इज दैट एट द एंड ऑफ द सेम बुक डॉकिंस ने इस सेम फिनोमिनन के हमारे कल्चर में होने की बात करी है. अकॉर्डिंग टू डॉकिंस, किसी भी जगह लाइफ तभी पॉसिबल है जब वहां कोई रेप्लिकेटर प्रेजेंट हो, बिकॉज व्हेनेवर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉपीड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, या जब एक सेल दो नए डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, इट इज द रेप्लिकेटर जो हर बार इन सब में एग्जैक्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करता है, एंड दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन नोन एज जीन. देयरफॉर जब हम इस सेम कॉन्सेप्ट को कल्चर में अप्लाई करते हैं जहां कोई आइडिया लाइक रिलीजन हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, तो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस हर बार सेम इंफॉर्मेशन कॉपी करना इंश्योर करता है, उस इंफॉर्मेशन को डॉकिंस ने मीम का नाम दिया है. मीम्स अपने आप को मीम पूल में एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में ट्रांसफर करके फैलते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम ब्रॉड सेंस में इमिटेशन कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एंशिएंट आइडिया ऑफ बिलीविंग इन गॉड रेप्लिकेट्स इटसेल्फ नॉट जस्ट इन वर्ड्स बट इन म्यूजिक एंड आर्ट, या फिर कुछ कैच फ्रेजेस लाइक रीड माई लिप्स या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने आप में एक मीम है और बाकी मीम्स की तरह म्यूटेट करते हैं बाय टर्निंग इनटू सर्वाइवल ऑफ द फैटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ द फेकेस्ट. मीम्स इमर्ज इन ब्रेन्स एंड ट्रैवल आउटवर्ड, और उनको किसी एलिमेंट्री पार्टिकल के रूप में नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में देखा जाना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोई एक सिंगल नंबर मीम नहीं हो सकता, ना ही कोई सिंगल कलर या कोई सिंपल थॉट. Memes are complex units, distinct and memorable, and therefore not even a single object can be a meme. For example, fidget spinners is not a meme. It is made up
of plastic and metal, not of bits of information. But when this species of toy spread worldwide like a mad epidemic in 2017, it was just a product. The physical manifestation of a meme is the craving to spin that fidget spinner. For that matter, हर वो इंसान जो fidget spinner को use कर रहा है himself is a meme vehicle. And philosopher Daniel Dennett has explained it very neatly. A wagon with spoked wheels carries not only grain or freight from place to place, it also carries the brilliant idea of a wagon with spoked wheels from mind to mind. So फिजिट स्पिनर को स्पिन करने वाला इंसान मीम नहीं है, बल्कि उसका स्पिन होना मीम। We are just their vehicles and enablers. Memes can be stories, recipes, skills, legends, and fashion. We copy them one person at a time, or as Dawkins says, they copy themselves. But does that mean memes have anthropomorphic desires, or are they conscious entities, or are they also selfish like the selfish gene? So one thing that we need to understand is यहाँ selfish होने का मतलब consciously अपने लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि अपने competitors की तुलना में अपने survival के chances को increase करना है। We normally think that internet users or netizens exploit information for their survival, to stay relevant and to perpetuate their kind. But it is the information which use organisms to survive, and in the meantime mutates and evolves into something new, just like our genes. And like genes, memes have effects on the wide world beyond themselves, phenotypic effect. Do you remember वो वायरल चेन मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप? इस मैसेज को अगले 7 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो भगवान आपका घर सोने से भर देगा। In 1933, अमेरिकन पोस्टल सर्विस फेस्ड अ सिमिलर चेन लेटर प्रॉब्लम, जहां हर कोई या तो डर की वजह से या लालच में आके एक दूसरे को चेन लेटर लिखे जा रहे थे, और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट को बकायदा एक मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा इसे रोकने के लिए। बट व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज बिकॉज जस्ट लाइक द साइंस टू स्टडी जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, मीम्स के स्टडी करने के साइंस को मिमेटिक्स कहते हैं। बट a lot of people in scientific community think that it is bogus and pseudoscience. So to prove the claims, researchers took the chain letter incident as their research material. In evolutionary biology, कुछ algorithms डिजाइन है मॉडर्न क्रीचर्स के जीनोम को बैकवर्ड ट्रैक करके उनका इवोल्यूशनरी ट्री पता लगाने के लिए। So scientists thought अगर ये मैथमेटिकल मेथड्स जीन्स पे वर्क करते हैं तो उन चेन लेटर्स पे भी वर्क करेंगे। और दोनों ही केसेस में रिसर्चर्स ने जीन्स और मीम्स का म्यूटेशन रेट एंड रिलेटेडनेस को मेजर कर लिया। बट द प्रॉब्लम वाज इन चेन लेटर्स इज दैट कल्चर के ज्यादातर एलिमेंट्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं या धुंधले पड़ जाते हैं, जिन्हें हम स्टेबल रेप्लिकेटर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसी डीएनए के सीक्वेंस की तरह नीटली फिक्स नहीं होते। In fact, Dawkins himself said that he had never imagined finding anything like a new science of mimetics. जीन्स लगभग पूरे परफेक्शन से रेप्लिकेट होते हैं, सम वेरिएशंस आर रिक्वायर्ड, मगर म्यूटेशंस बहुत रेयर होता है बिकॉज द एंटायर इवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन दैट। जबकि मीम्स कभी कभार ही एग्जैक्टली कॉपी होते हैं एंड देयर म्यूटेशन रेट इज वेरी हाई, जो कि नॉर्मल बायोलॉजी में फेटल हो सकता है। एक मीम को अपने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं जो उसे दूसरे मीम्स के ऊपर एडवांटेज देते हैं, भले ही वो एडवांटेज उस मीम के होस्ट को बेनिफिट करता हो या नहीं। एक किसी नई टेक्निक से घर बनाना एक वैल्यूएबल नॉलेज है। अब चाहे इस नॉलेज को पॉपुलेशन के थ्रू फैलने दिया जाए या जिनको ये टेक्निक पता है वो इसे सिर्फ अपने ही पास रखें, दोनों ही केसेस में उस नॉलेज की इफिकेसी उसका एट्रीब्यूट है जो उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की गारंटी देता है। ऑन द अदर हैंड, एक आइडिया जैसे लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर लोगों को सिंपैथी देने का एट्रीब्यूट है, क्योंकि नॉर्मली पीपल आर स्केर्ड ऑफ डेथ बट सच ए बिलीफ मे और मे नॉट बेनिफिट द होस्ट ऑफ द आइडिया। क्योंकि अगर ये मरने का डर उस हद तक खत्म कर दे जहां इंसान आसानी से मरने के लिए तैयार हो जाए, तो क्लियरली ये आइडिया होस्ट को बेनिफिट तो नहीं करता। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ या मैं अपनी परंपरा नहीं तोड़ सकता चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। इन दीज केसेस हु इज गेटिंग द बेनिफिट अगर वो इंसान ऐसा करते हुए मर जाए तो? Dawkins says it is the ideas themselves. Ideas are in competition with each other, so perhaps there is a selection process going on, जिसके कारण कुछ ideas successful रहते हैं और spread होते रहते हैं और बाकी खत्म हो जाते हैं। In the case of internet memes as well, there are two categories. पहला, ऐसे मीम्स जो बड़ी आसानी से म्यूटेट हो जाते हैं और वो अपनी इसी खासियत की वजह से जिंदा भी रहते हैं। सेकेंड आर द मीम्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू म्यूटेट बट दे कैरी ग्रेट वैल्यू इन देमसेल्व्स विच इज वर्थ रिमेंबरिंग एवरी टाइम वी सी देम, एंड दिस इज हाउ दे सर्वाइव ऑन इंटरनेट एंड इन आवर माइंड्स। अगर हम रिसेंट टाइम के दो मोस्ट वायरल मीम्स को एनालाइज करें, then we get to know two things. In the online world, netizens or internet walkers almost try to behave like an entire human being while communicating with each other, but still they lack a lot of human attributes, and one of them is the radical emotions.
which somewhere is fulfilled by these memes. And second, the reason why the origins of some memes doesn't get lost even after traveling the entire world is because they capture the moments which is almost impossible to imitate by any other human being. They become the reference point of their uses anywhere in the world. Who knows, the year 2020 will be remembered in future only because of this meme, because it summarizes the entire imagination of 2020 into it. It is like as if the entire nature is laughing on the deaths of human beings. By the way, that's all in this video. Thank you so much for watching it till the end. Hit the like button if you also enjoy memes. I think memes will become the new normal to use at many serious places in coming future. And don't forget to subscribe to the channel if you haven't already. And I will see you in the next one. Bye bye.